गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो इकाई नंबर 3, सरकारी पत्राचार तथा टिप्पण और प्रारूपण। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे पत्र लेखन के प्रकार, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, सरकारी पत्राचार की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत आएगा टिप्पण, प्रारूपण यानी मसौदा लेखन, सरकारी पत्राचार के विभिन्न प्रकार जिसके अंतर्गत सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश, परिपत्र, अधिसूचना और संकल्प, पृष्ठांकन। ये सब पॉइंट इकाई नंबर 3 सरकारी पत्राचार तथा टिप्पण और प्रारूपण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है प्रस्तावना में देख लेते हैं, थोड़ा सा डीपली समझ में आ जाएगा कि क्या है। पत्र हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। हम सभी पत्र लिखते हैं और हमारे पास पत्र आते हैं। आप अपने मित्रों को, परिवार के सदस्यों को पत्र लिखते हैं। यदि आपके आसपास के इलाके में किसी सार्वजनिक सुविधा की जरूरत है तो इसके लिए आप संबंध अधिकारी को पत्र लिखते हैं। यदि विद्यालय या कार्यालय से छुट्टी लेनी है तो भी आप पत्र लिखते हैं। इसी तरह यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आवेदन पत्र लिखते हैं। कोई जानकारी पाना या देना चाहते हैं
तो भी पत्र लिखते हैं। कोई शिकायत करना चाहते हैं तो पत्र के माध्यम से करते हैं। इस तरह माइक ऑफ कीजिए। Excuse me, ma'am. हाँ जी। I am Tamil, ma'am. Can you class teach the English? हाँ जी। My language is Tamil. Can you teach English? नहीं नहीं, हिंदी। Hindi? या मैम। Why? हाँ जी। ये कोर्स वर्क है BHDLA 136 हिंदी भाषा लेखन और कौशल। Okay, ma'am. जी। इस तरह हमारे जीवन के बहुत से कामकाज पत्रों के माध्यम से चलते हैं। पत्र से हम बहुत दूर बैठे किसी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। ऐसी विस्तृत सूचनाएं भेज सकते हैं जिन्हें मौखिक रूप से भेजना संभव नहीं है। अनेक ऐसी सूचनाओं को क्रमबद्ध व्यवस्थित ढंग से दे सकते हैं जिन्हें यदि मौखिक रूप से दिया जाएगा तो हो सकता है कि सुनने वाला याद ही न रख पाए। इसके अलावा पत्र में दी गई सूचना एक लिखित दस्तावेज होती है। आवश्यकता पड़ने पर उसे फिर से देखा जा सकता है तथा उसका हवाला दिया जा सकता है। इस तरह के हवाले या संपर्क की जरूरत हमारे दैनिक जीवन में तो कभी कभार ही पड़ती है, किंतु शासकीय मामलों में यानी सरकारी कार्यों में इसका पर्याप्त महत्व होता है। सरकारी कामकाज के संचालन में पिछले पत्र सूचना, संदर्भ, उदाहरण या प्रमाण के रूप में काम आते हैं। व्यक्तिगत या सामान्य पत्र भी कभी-कभी सार्वजनिक महत्व के होते हैं। समाज में विशेष व्यक्तियों जैसे साहित्यकारों, राजनेताओं, वैज्ञानिकों आदि द्वारा अपने संबंधियों या मित्रों या सहयोगियों को लिखे गए पत्रों से उनके जीवन और व्यक्तित्व की जानकारी तो मिलती ही है, उनसे उनके सृजनात्मक और रचनात्मक पहलुओं पर भी प्रकाश पड़ता है। साथ ही उस समय और समाज में मानवीय संबंधों की जानकारी भी मिलती है। इस तरह के पत्रों का सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, पंडित नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों के संग्रह पिता के पत्र पुत्री के नाम को ही लें। इन पत्रों का महत्व इस बात में है कि बच्चे को विज्ञान, इतिहास और भूगोल की प्रारंभिक जानकारी एक कहानी के रूप में सरल और स्पष्ट भाषा में दी गई है। इस तरह ये पत्र दूर शिक्षा का एक सहज और सुंदर नमूना है। इसी तरह यदि हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के पत्र या निराला के पत्र या मुक्ति बोध के पत्र या ऐसे ही अन्य साहित्यकारों के छपे हुए पत्र पढ़ते हैं तो उनके रचना क्रम को समझने में सहायता मिलती है। इस इकाई में हमारा उद्देश्य है आपको पत्र लिखना सिखाना। यह सही है कि बचपन में आपको सामान्य पत्र लिखना या स्कूल में छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना सिखाया गया था, किंतु हम देख सकते हैं कि पत्र की जरूरत जीवन के विविध क्षेत्रों में पड़ती है। यदि आप सही ढंग से पत्र नहीं लिख पाते हो तो हो सकता है कि जो बात आप कहना चाह रहे हो उसे पत्र पाने वाला ठीक तरह से न समझ पाए और आपके काम में कोई अनावश्यक रुकावट आ जाए। इसीलिए सही ढंग से पत्र लिखने की जानकारी जरूरी है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि सरकारी कामकाज या व्यवसाय या व्यापार में पत्राचार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि किसी रोजगार में हैं तो आप काम सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको सही ढंग से पत्र लिखना आना चाहिए। मान लीजिए आप रोजगार में नहीं हैं, तो भी यदि आपको किसी कार्यालय या संस्था से कोई पत्र मिलता है तो आपसे कोई सूचना मांगी जाती है, तो जब तक आप सही ढंग से पत्र का उत्तर नहीं लिखेंगे तब तक हो सकता है कि आपकी सूचना सही स्थान पर यह सही ढंग से न पहुंच सके। पत्र लेखन के प्रकार। पत्र लेखन दो तरह का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। हमारे जीवन में व्यवहार के कई पक्ष होते हैं। अपने विद्यालय में अध्यापक से या अपने कार्यालय में अपने अधिकारी से बातचीत करने का हमारा तौर तरीका वह नहीं होता जो अपने घर में
या अपने दोस्तों से बातचीत करते समय होता है। पिछली इकाई में आपने संवाद शैली के बारे में पढ़ा। अपने मित्र या माता पिता या भाई बहन से बात करते समय हम काफी अनौपचारिक या बेतकल्लुफी से पेश आते हैं, किंतु कार्यालय या विद्यालय या अन्य सार्वजनिक क्रियाकलापों में हम औपचारिक ढंग से बातचीत करते हैं। जिस तरह हमारे मौखिक संप्रेषण तथा व्यवहार के दो रूप हैं, उसी तरह हमारे लिखित संप्रेषण के भी दो रूप होते हैं। विशेष रूप से पत्र व्यवहार में ये रूप काफी स्पष्ट होते हैं। अतएव पत्र भी दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के पत्रों में लिफाफे के ऊपर पाने वाले के पते के साथ बाईं तरफ नीचे अपना पता प्रेषक शीर्षक के अंतर्गत अवश्य लिखा जाएगा। इससे प्राप्तकर्ता के न मिलने की स्थिति में डाकघर द्वारा पत्र आपके पास वापस आ सकता है। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र वस्तुतः व्यक्तिगत पत्र होते हैं। इनमें परिवार के सदस्यों या मित्रों की बातचीत का सा निजीपन होता है। आप जिसे व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं उससे आपके संबंध औपचारिक नहीं होते। अतः पत्र की भाषा शैली का कोई कठोर नियम नहीं होता। माता पिता और बच्चों के बीच या पति पत्नी के बीच या मित्रों के बीच लिखे जाने वाले पत्रों के विषय में बहुत विविधता होती है। यह विविधता वस्तुतः उतनी ही व्यापक होती है जितना कि मानव स्वभाव और मानव जीवन की स्थितियां। इसलिए ऐसे पत्रों में केवल समाचार भी दिया जा सकता है, किसी समस्या का समाधान भी हो सकता है, गहन भावनाओं की अभिव्यक्ति भी हो सकती है, उपदेश और तर्क भी हो सकता है और शिकायत भी हो सकती है। यहाँ इन सभी स्थितियों तथा लिखने वाले और पाने वाले के अनुकूल भाषा का प्रयोग होता है, क्योंकि ये पत्र केवल लिखने वाले और पाने वाले के बीच संवाद स्थापित करते हैं, किसी तीसरे के लिए नहीं होते। यद्यपि अनौपचारिक पत्रों में काफी विविधता होती है और कोई खास नियम इन पर लागू नहीं होता, तथापि पत्र के ऊपरी ढांचे के संबंध में एक सामान्य पद्धति का चलन है, जिसका आमतौर पर पालन किया जाता है। यह पद्धति निम्नलिखित है। फर्स्ट है अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र में लिखने वाले का पता और तारीख सबसे दाईं ओर लिखी जाती है। दाईं ओर मतलब राइट साइड। उसके बाद बाईं ओर पत्र पाने वाले के लिए संबोधन होता है। यह संबोधन बड़ा ही व्यक्तिगत होता है, यानी माता पिता या अन्य सामान्य व्यक्तियों के लिए अक्सर आदरणीय, माननीय विशेषण का प्रयोग किया जाता है और बराबर वालों या छोटों के लिए अक्सर प्रिय विशेषण का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, फिर भी अभिवादन के रूप में नमस्कार, प्रणाम, स्नेह, शुभाशीर्वाद आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अभिवादन पत्र पाने वाले की आयु, लिखने वाले से उसके संबंध आदि के अनुसार होता है। नंबर 4, पत्र आरंभ कुशलता के समाचार या पत्र पाने के संदर्भ, पत्र पाने की सूचना या ऐसी ही किसी अन्य बात से होता है। फिर पत्र का मुख्य विषय लिखा जाता है। व्यक्तिगत पत्रों के मुख्य विषय में आकार संबंधी कोई बंदिश नहीं होती। यह पत्र कुछ पंक्तियों का हो सकता है और कुछ पृष्ठों का भी हो सकता है। पत्र के अंत में लिखने वाला व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर से पहले शव निर्देश लिखता है। शव निर्देश आपका, आपकी या तुम्हारा, तुम्हारी के रूप में लिखा जाता है। सरकारी पत्रों में भवदीय का उपयोग होता है। यदि कोई पत्र लिखते समय छूट जाती है या लिखने वाले के बाद में कुछ ध्यान आता है, तो पुनः लिखकर उस बात को छोड़ दिया जाता है। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र अक्सर उन लोगों के बीच लिखे जाते हैं जो या तो व्यक्तिगत रूप से बहुत परिचित नहीं होते या फिर जिनके बीच संबंध काफी औपचारिक होते हैं।
औपचारिक पत्रों में कई तरह का पत्र व्यवहार शामिल होता है, जैसे व्यवसायिक पत्र, विविध संस्थाओं के प्रधान और समाचार पत्रों के संपादक से अनुरोध या शिकायत के पत्र, आवेदन पत्र, सामान की खरीद के पत्र और सरकारी पत्र। ये किसके अंतर्गत आते हैं? औपचारिक पत्र के अंतर्गत। औपचारिक पत्रों की भाषा शैली और लेखन पद्धति विशिष्ट और निश्चित होती है। हालांकि इसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, फिर भी इसका रूपाकार लगभग निश्चित होता है। इस दृष्टि से हर प्रकार के औपचारिक पत्र लिखने का एक खास तरीका होता है। फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो सभी औपचारिक पत्रों पर समान रूप से लागू होती हैं। औपचारिक पत्र लंबे नहीं लिखे जाने चाहिए, क्योंकि पत्र चाहे वह व्यापार से संबंधित हो या शासकीय कामकाज से, पढ़ने वाले व्यक्ति के पास बहुत अधिक समय नहीं होता। इसलिए अपनी बात को संक्षेप में तथा स्पष्ट भाषा में कहना जरूरी होता है। ऐसे पत्र में प्रमुख मुद्दों का उल्लेख होता है जिनका विस्तार से विश्लेषण नहीं किया जाता। इसलिए ऐसे पत्र का आकार एक या अधिक से अधिक 2 टंकित पृष्ठों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पत्र में कही गई बात में यथातथ्यता और उचित क्रम निर्वाह भी जरूरी है, ताकि पढ़ने वाला उसे सहजता से समझ सके। पत्र में यदि किसी पिछली बात या पिछले पत्र का हवाला दिया गया है, तो उसकी तारीख, संख्या, विषय आदि सही होने चाहिए। छोटी सी गलती होने पर समय, श्रम तथा धन की हानि हो सकती है। यदि ऐसी गलती व्यावसायिक पत्र में होती है, तो इसका असर उस कंपनी या फर्म की साख पर पड़ सकता है। और यदि आवेदन पत्र या किसी अनुरोध पत्र में होती है, तो पत्र लिखने वाले को नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रशासनिक मामलों में तो इस तरह की गलती से गंभीर कानूनी समस्या भी पैदा हो सकती है। औपचारिक पत्र में निजीपन की गुंजाइश नहीं होती। इसकी भाषा में अटपटापन या रूखापन भी नहीं होना चाहिए कि पढ़ने वाले को अस्पष्ट या बुरी लगे। ऐसे पत्रों में सहज, विनम्र भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। औपचारिक पत्रों का रूपाकार सुनिश्चित होता है, उसमें व्यक्तिगत पत्रों की सी विविधता नहीं होती और मनमाने ढंग से बदला नहीं जा सकता। औपचारिक पत्र व्यवहार कई तरह के होते हैं और हर तरह के पत्र व्यवहार की अपनी पद्धति होती है। आवेदन पत्र लिखने का स्ट्रक्चर क्या है? आवेदन पत्र कई तरह के हो सकते हैं, जैसे नौकरी के लिए, छुट्टी के लिए, छात्रवृत्ति के लिए और किसी विशेष अनुमति या सुविधा के लिए। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? सबसे पहले आवेदन पत्र की शुरुआत बाईं ओर से यानी लेफ्ट साइड से ऊपर से की जाती है। सबसे पहले लिखा जाता है सेवा में, फिर अगली पंक्ति में उस अधिकारी का पद नाम और उससे अगली पंक्ति में उसका पता लिखा जाता है। संबोधन के रूप में महोदय शब्द का प्रयोग होता है। यदि आवेदन पत्र नौकरी के लिए है, तो नौकरी के विज्ञापन का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें विज्ञापन की तारीख और संख्या आदि का उल्लेख होता है। फिर मुख्य विषय की शुरुआत निवेदन के रूप में की जाती है। अतः वाक्य अक्सर निवेदन है शब्दों से शुरू किया जाता है। फिर पत्र के अंत में शिष्टाचार के रूप में धन्यवाद सहित या सधन्यवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंत में सब निर्देश के रूप में दाईं ओर भवदीय, प्रार्थी, विनीत शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर लिखने वाला अपने हस्ताक्षर करता है तथा अपना पता लिखता है। यहाँ पर बाईं ओर लेफ्ट साइड तारीख लिखी जाती है। किसी संस्था से या समाचार पत्र के संपादक से यदि किसी असुविधा के लिए शिकायत करनी है, तो शिकायत
के पत्र भी लगभग इसी ढंग से लिखे जाएंगे, यानी जैसे आवेदन पत्र लिखे गए हैं वैसे ही शिकायत पत्र भी लिखे जाएंगे। संबोधन में महोदय के अलावा मान्यवर या श्रीमान आदि शब्दों का प्रयोग हो सकता है। इनमें लिखने वाले चाहे तो अपना पता ऊपर दाईं ओर उस ढंग से भी लिख सकते हैं जैसे अनौपचारिक पत्रों में लिखा जाता है। व्यावसायिक तथा व्यापारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों में व्यापारिक या व्यावसायिक पत्रों को लिखने का ढंग काफी सुनिश्चित होता है। ये पत्र विभिन्न व्यापारियों या व्यवसायिक संगठनों के बीच आपसी व्यापार के संबंध में लिखे जाते हैं या फिर ग्राहक को व्यापार की दृष्टि से लिखे जाते हैं। इनमें जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वे हैं, ये पत्र अक्सर संस्था के लेटर हेड पर लिखे जाते हैं जिस पर संस्था या फर्म का नाम, पता, फोन नंबर, तार का पता आदि छपा होता है। यदि लेटर हेड उपलब्ध न हो तो ये विवरण टाइप कर दिए जाते हैं। इससे पत्र पाने वाले को उत्तर लिखने में सुविधा रहती है। अक्सर किसी विषय में व्यावसायिक पत्र व्यवहार काफी समय तक चलने की संभावना होती है, इसलिए इन पत्रों पर पत्र संख्या अवश्य दी जाती है ताकि अगले पत्रों में उसका संदर्भ दिया जा सके। पत्र संख्या को क्रमांक भी कहा जाता है। यह पत्र के शुरू में बाईं ओर ही लिखी जाती है। इसके नीचे उस व्यक्ति या संस्था आदि का नाम और पता लिखा जाता है जिससे पत्र लिखा जा रहा है। संबोधन के लिए प्रिय महोदय शब्द का प्रयोग होता है। यदि पत्र एक से अधिक व्यक्तियों को संबोधित हो तब भी महोदयगण संबोधन का प्रयोग नहीं होता, भले ही अंग्रेजी में इसके लिए सर्स का प्रयोग किया गया हो। इसके बाद स्वनिर्देश में भवदीय लिखा जाता है। अंत में हस्ताक्षर किए जाते हैं। व्यापारिक पत्र में हस्ताक्षर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए हैं उसके बारे में यह माना जाता है कि वह संस्था की ओर से उस पत्र के संबंध में जिम्मेदार है। उसे वह सब कहने और करने का अधिकार है जो पत्र के माध्यम से उसने कहा या लिखा है। इसलिए व्यावसायिक पत्रों पर अक्सर संस्था या फर्म के स्वामी, व्यवस्थापक, साझीदार या प्रबंधक के हस्ताक्षर होते हैं। किसी कम महत्व के पत्र पर संस्था की ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी हस्ताक्षर कर सकता है जिसे इसे तरह के हस्ताक्षर का अधिकार प्राप्त हो। यदि पत्र के साथ कोई अन्य कागजात भेजे जा रहे हों तो उसका उल्लेख बाईं ओर नीचे संलग्न शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। सरकारी पत्राचार। औपचारिक पत्र व्यवहार का एक अन्य रूप है सरकारी या शासकीय पत्राचार। यह पत्राचार या पत्र व्यवहार सरकार के विभिन्न विभागों के बीच तथा सरकार और अन्य संस्थाओं के बीच होता है। हम जानते हैं कि भारतीय शासन प्रणाली मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली है। इसमें शासन व्यवस्था का कार्य विभिन्न मंत्रालयों को बांट दिया जाता है। काम का यह बंटवारा प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। प्रत्येक मंत्रालय का कार्यभार एक या एक से अधिक मंत्रियों को सौंप दिया जाता है। मंत्रालय की प्रशासनिक जिम्मेदारी सचिव की होती है। मंत्रालय के कार्य के विस्तार को देखते हुए उसे विभिन्न विभागों, स्कंदों, प्रभागों, शाखाओं और अनुभागों में बांट दिया जाता है। इनके कार्य को देखने के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारी होते हैं जो क्रमशः संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव या शाखा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी आदि होते हैं। प्रत्येक अनुभाग में कार्य को निपटाने के लिए अधीक्षक, पर्यवेक्षक, सहायक तथा टंकक, लिपिक वर्गीय, सचिवालय कर्मचारी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं। प्रत्येक कार्यालय में उसके कार्य से संबंधित व्यक्तियों, कार्यालयों और संस्थाओं के पत्र आते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। प्राप्त होने वाले पत्रों को दर्ज करने तथा उन पर कार्यवाही
के लिए उन्हें प्रस्तुत करने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। जब हमें कोई व्यक्तिगत पत्र प्राप्त होता है तो हम उसका जवाब स्वयं दे देते हैं। यदि वह पत्र परिवार के अन्य लोगों से भी संबंधित होता है तो सब लोग उस विषय में अपनी अपनी राय दे देते हैं और जिस व्यक्ति के नाम पत्र आया हो वह उत्तर लिख देता है। किंतु जब किसी सरकारी कार्यालय में कोई पत्र आता है तो उसका निपटान केवल मौखिक चर्चा के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्यालय में जो भी पत्र आता है वह वहां के किसी अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से संबंधित न होकर उसकी पदीय हैसियत से संबंधित होता है। यानी निदेशक को संबोधित पत्र उस व्यक्ति के लिए होगा जो उस समय निदेशक के पद पर है। मान लीजिए यदि श्री वर्मा निदेशक के पद पर हैं तो वह पत्र उनके लिए है, किंतु यदि 2 दिन बाद श्री वर्मा का तबादला हो जाता है और उनके स्थान पर श्री राजन आ जाते हैं तो वह पत्र श्री राजन के लिए हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि पत्र के संबंध में हर कार्यवाही लिखित रूप में हो। इसके अलावा कार्यालय में किसी भी पत्र के विषय में कोई भी निर्णय किसी न किसी नियम कानून के आधार पर लिया जाता है। अतः जिन नियमों या कानूनों के अधीन कोई मामला निपटाया गया हो उनका उल्लेख भी जरूरी होता है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि निर्णय लिया गया है। इस दृष्टि से कार्यालय में पत्राचार की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। सरकारी पत्राचार की प्रक्रिया। कार्यालय में प्राप्त पत्र को कार्यालयी भाषा में आवती कहा जाता है। जैसे ही कोई पत्र मंत्रालय या कार्यालय में पहुंचता है उसे आवती रजिस्टर में दर्ज करके संबंध अनुभाग के डायरी कर्ता के पास भेज दिया जाता है। डायरी लिपिक हर आवती को डायरी करके यानी कि डायरी में दर्ज करके अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुत करता है। अनुभाग अधिकारी उस पर संबंध सहायक का नाम अंकित करके उसे सौंप देता है। महत्वपूर्ण पत्र, जानकारी और आवश्यक निर्देश के लिए डाक स्तर पर ही शाखा अधिकारी या उससे भी ऊपर के अधिकारी या अन्य उच्च अधिकारी यदि किसी आवती पर अनुभाग की सहायता के बगैर कार्यवाही करना चाहते हैं तो उस आवती को अपने पास रख लेते हैं, अन्यथा आवतियों को अध्यक्षर करके और आवश्यक निर्देश देकर वापस अनुभाग अधिकारी के पास भेज देते हैं। टिप्पण। कार्यालय में किसी पत्र के प्राप्त होते ही उस पर कार्यवाही का एक सिलसिला शुरू हो जाता है जो उसके अंतिम रूप से निपटारे तक चलता है। यह कार्यवाही टिप्पण कार्य कहलाती है। इस कार्य के हर चरण में दिए गए सुझाव, संकेत, निर्देश, दर्ज किए गए तथ्य, सूचनाएं आदि टिप्पण कहलाती हैं। बिना टिप्पण कार्य के किसी भी पत्र का अंतिम रूप से निपटारा संभव नहीं है। आवती मिलने के बाद संबंधित सहायक उसे संगत फाइल पर अपनी टिप्पणी के साथ अनुभाग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है। यदि उस विषय पर कोई फाइल पहले से मौजूद न हो तो नई आवती के विषय में पहली टिप्पणी संबंधित सहायक की होती है। वह पत्र का सारांश देते हुए बताता है कि उसमें दिए गए तथ्य सही हैं या नहीं। यदि कोई बात गलत है तो उसका भी उल्लेख कर दिया जाता है। उस मामले में यदि पहले कोई पत्र व्यवहार हो चुका हो तो उसका सार भी वह टिप्पणी में देता है। इसके बाद वह कानूनों, नियमों, नीतियों और पूर्व निर्णयों का उल्लेख करता है जिनके अनुसार आवती पर निर्णय लेना उचित होगा। अंत में उस विषय में जिन मुद्दों पर निर्णय अपेक्षित हो उनकी चर्चा होती है और यदि हो सके तो निर्णय की दिशा का भी संकेत होता है। अंत में सहायक बाईं ओर हस्ताक्षर करता है और फाइल अनुभाग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है। किसी प्रश्न पर निर्णय केवल मौखिक चर्चा के बाद भी लिया जा सकता है, किंतु टिप्पणी एक स्थायी रिकॉर्ड होती है जिससे जरूरत पड़ने पर साक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है। फाइल पर हुई टिप्पणी देखकर यह बताया जा सकता है
कि कोई निर्णय कब लिया गया और किन परिस्थितियों में तथा किन नियमों और प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया है। टिप्पणी में सहायक किस किस बात का उल्लेख होता है? टिप्पणी के 3 उद्देश्य होते हैं। प्रथम है प्राप्त पत्र में दिए गए विषय पर सभी तथ्यों और उनके पूर्ववृत्त के बारे में संबंधित अधिकारी को जानकारी देना। नंबर 2, प्रस्तुत इकाई में जो भी कार्यवाही संभव हो अथवा विकल्प संभव हो उनको स्पष्ट करना। ऐसा करते समय संगत नियमों का हवाला देना। नंबर 3, यह संकेत करना कि उन विकल्पों में से किसे चुनना अभीष्ट होगा। इस तरह के संकेत देते हुए समुचित तर्क प्रस्तुत करना जिससे कि संबंध अधिकारी सारी बात को उसमें निहित समस्याओं को पूरी तरह समझ सके। इस तरह टिप्पणी में संबंध विषय की पिछली जानकारी भी होती है और आगे समाधान के लिए सुझाव भी। इस समस्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अधिकारी को निर्णय लेने में सुविधा होती है। अब टिप्पणी लिखने के समय ध्यान देने योग्य बातें हम चर्चा कर चुके हैं कि किसी विषय पर लिए जाने वाले निर्णय में टिप्पणी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो टिप्पणी लिखते समय जिन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है वो है, सबसे पहले है स्वतः पूर्णता। टिप्पणी लेखक को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रस्तुत पत्र में जो स्थिति सामने रखी गई है या जो प्रश्न उठाया गया है उसका समाधान आवश्यक है, अतः उसे अपनी टिप्पणी में समाधान अवश्य सुझाना चाहिए, अन्यथा टिप्पणी का कोई फायदा नहीं होगा। यह समाधान अपने आप में पूरा होना चाहिए। संक्षिप्तता, टिप्पणी में बात को संक्षेप में या छोटे रूप में और प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए क्योंकि अधिकारी के पास बहुत विस्तृत लंबी चौड़ी टिप्पणी पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए अनावश्यक विस्तार से बचते हुए तार्किक ढंग से बात कहनी चाहिए। तार्किक विचार क्रम, पूरी टिप्पणी में विचार के स्तर पर एक पूर्वापर क्रम होना चाहिए, यानी पिछला संदर्भ, प्रस्तुत प्रश्न की चर्चा और भावी कार्यवाही का सुझाव। स्पष्टता, टिप्पणी की भाषा स्पष्ट, सरल और संयत होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरह की भ्रांति की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, न ही अर्थ की कोई दुविधा होनी चाहिए। तटस्थता, टिप्पणी में किसी अधिकारी या संस्था या अन्य किसी व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होना चाहिए। किसी बात पर अनावश्यक या अतिरिक्त बल देने का प्रयास भी नहीं होना चाहिए। इससे लगेगा कि टिप्पणी वाले व्यक्ति का अपना स्वार्थ निहित है। उसमें निष्पक्ष भाव से सभी तथ्य और दृष्टिकोण प्रस्तुत कर देने चाहिए। टिप्पणी में प्रथम यानी मैं या मैंने का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि टिप्पणी व्यक्तिक न होकर वस्तुनिष्ठ होती है। टिप्पणी लेखन, सहायक को जब कोई आवृत्ति प्राप्त होती है तो वह उसे फाइल करके अपने टिप्पणी के साथ प्रस्तुत करता है। इस तरह आप जानते हैं कि टिप्पणी फाइल पर लिखी जाती है। फाइल पद्धति टिप्पणी लेखन के बारे में अच्छी तरह जानने में सुविधा रहेगी। फाइल के 2 भाग होते हैं, एक टिप्पणी भाग और दूसरा पत्राचार भाग। पत्राचार भाग में आवृत्तियां तथा उनसे संबंधित पत्र व्यवहार की कार्यालय प्रतियां रखी जाती हैं। टिप्पणी भाग में विचाराधीन कागज पत्रों के संबंध में लिखी गई टिप्पणियां होती हैं। टिप्पणी लिखने के लिए एक खास तरह का कागज इस्तेमाल होता है जिसे नोट शीट कहते हैं। नोट शीट में बाईं ओर हाशिया होता है। सबसे ऊपर उस कार्यालय का नाम तथा अनुभाग का नाम लिखा होता है जिसमें टिप्पणी लिखी जा रही है। फिर पावती का क्रमांक, तारीख आदि का उल्लेख किया जाता है।
फिर विषय को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और विषय प्रस्तुत करने के 5 चरण होते हैं। सबसे पहले है आवृत्ति का विषय, उसके बाद कारण, फिर नियम, फिर कार्यालय में कार्यस्थिति और अंत में सुझाव। पहले पैराग्राफ को छोड़कर अन्य सब पैराग्राफों पर संख्या डाली जाती है। टिप्पणी में दिए गए संदर्भों निर्देशों का क्रम वही होता है जो आवृत्तियों का हो। टिप्पणी के अंत में सहायक बाईं ओर तारीख सहित हस्ताक्षर करता है और अधीक्षक के या अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुत करता है। राजपत्रित अधिकारी टिप्पणी के दाईं ओर हस्ताक्षर करते हैं तथा राजपत्रित अधिकारी बाईं ओर। फाइल जिस अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है उसका पदनाम लिखकर रेखांकित कर दिया जाता है, इसे मार्क करना कहा जाता है। इस तरह तैयार किया गया टिप्पणी जब अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है तो अनुभाग अधिकारी उसे सावधानी पूर्वक पढ़ता है। यदि अपनी ओर से कुछ जोड़ना चाहता है या कोई सुझाव देना चाहता है तो देकर उसे शाखा अधिकारी के पास भेज देता है। जिन मामलों को निपटाने में अनुभाग अधिकारी स्वयं सक्षम होता है उन्हें आगे न भेजकर स्वयं ही उन पर अपना निर्णय दे देता है। शाखा अधिकारी स्तर पर भी यही प्रक्रिया होती है और आवृत्ति के विषय के महत्व के अनुसार फाइल उप सचिव, संयुक्त सचिव, सचिव, फिर उप मंत्री और फिर मंत्री स्तर तक जाती है। सबसे पहले किसके पास जाती है? उप सचिव, फिर संयुक्त सचिव और फिर सचिव, फिर उप मंत्री और लास्ट में मंत्री तक जाती है। इस तरह कार्यालय में प्राप्त डाक किसी भी पत्र पर की जाने वाली सॉरी
टिप्पणियों के प्रकार। जब कोई टिप्पणी संबंध अधिकारी के पास पहुंचती है तो वह उस पर कई ढंग से कार्रवाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि वह सहमत हो जाता है तो अपने हस्ताक्षर कर देता है और अगली कार्रवाई के लिए ऊपर के अधिकारी के पास भेज देता है। यदि सुझाव से सहमत नहीं होता तो अपने तर्क देते हुए फाइल ऊपर के अधिकारी के पास भेज देता है। यदि टिप्पणी में कोई बात अस्पष्ट हो तो चर्चा करें, लिखकर फाइल टिप्पणी लिखने वाले व्यक्ति के पास वापस भेज सकता है। इस तरह की टिप्पणियां नेमी टिप्पणियां कहलाती हैं। ये गौण या कम महत्व के मामलों पर सामान्य विचार विमर्श के लिए लिखी जाती हैं और रोजमर्रा के प्रशासनिक पत्र व्यवहार के काम आती हैं। एग्जाम्पल, जैसे आदेश के लिए, आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित ना हो उसके लिए, देख लिया जाए धन्यवाद उसके लिए, चर्चा करें इस मामले का तारीखवार सार नीचे प्रस्तुत है। नंबर 2, आदेशात्मक टिप्पणी। अधिकारी जब लिखता है जब वह किसी मामले में कोई आदेश देता है या कोई अन्य जानकारी मांगता है तो। उदाहरण के लिए, जांच की विस्तृत रिपोर्ट दी जाए, सभी संबंध कर्मचारी नोट कर लें, वित्त मंत्रालय से अनुमोदन ले लिया जाए, इसे कार्यवाही के लिए वेतन लेखा कार्यालय को भेजा जाए। नंबर 3, अधिकारी स्तर पर टिप्पणी 2 स्थितियों में होती है। एक, कभी वह सहायक स्तर की टिप्पणी के समान पूर्व टिप्पणी पर आधारित होती है, और नंबर 2, कभी स्वतंत्र टिप्पणी के रूप में। पहली यानी पूर्व टिप्पणी पर आधारित टिप्पणी की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, जहां सक्षम अधिकारी किसी मामले पर निर्णय लेता है। अधिकारी स्तर की दूसरी टिप्पणी स्वतंत्र टिप्पणी होती है। यह किसी आवृत्ति पर आधारित न होकर प्रशासनिक आवश्यकता पर आधारित होती है। यहाँ अधिकारी प्रशासनिक मामले को ध्यान में रखकर आगे के सुझाव देता है और फाइल आगे उच्चतर अधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता है। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कार्यालय में काम की मात्रा बढ़ जाने के कारण नए पदों के सृजन की मांग के लिए टिप्पणी प्रस्तुत करना। यह टिप्पणी स्वतः पूर्ण होती है। अंतर्विभागीय टिप्पणी का इस्तेमाल 2 विभागों के बीच होता है। टिप्पणी का क्रमिक सार। जब फाइल सचिव द्वारा अपने मंत्री के पास भेजी जाती है तो नीचे से चली आ रही सभी टिप्पणियों का सार लगभग 1 पन्ने में तैयार किया जाता है, क्योंकि पूरे पत्र व्यवहार और टिप्पणियों को पढ़ने का समय अक्सर उनके पास नहीं होता। इस तरह तैयार किया गया सार टिप्पणियों का क्रमिक सार कहलाता है। नियमित ढंग के मामलों में अनुभाग अधिकारी स्तर पर ही निपटान हो जाता है। ज्यादातर आवृत्तियों का निपटान शाखा अधिकारी के स्तर पर होता है। यदि अनुभाग की टिप्पणी से वह सहमत हो तो अपने हस्ताक्षर दाईं ओर कर देता है। यदि अपनी ओर से कोई निर्णय देना हो या टिप्पणी में दिए गए विकल्पों में से कोई एक चुनना हो तो वह टिप्पणी लिख देता है और पत्र का उत्तर देने का आदेश दे देता है। तब फाइल उसी सरणी से गुजरती हुई संबंध सहायक के पास वापस आ जाती है। प्रारूपण मसौदा लेखन। अब तक हमने जो कार्यालय में आवृत्ति की मात्रा और उस पर लिए जाने वाले निर्णय, इनके बारे में पढ़ा है। अब प्रश्न यह है कि जो पत्र कार्यालय में आया है उसका उत्तर कैसे दिया जाता है। कार्यालय में अधिकारी जब पत्र के विषय में निर्णय ले लेता है तो पत्र भेजने वाले विभाग या संस्था या व्यक्ति को पत्र का उत्तर लिखा जाता है। उत्तर में भेजे जाने के लिए पत्र का कच्चा या अंतिम रूप तैयार किया जाता है। इसे पत्र का मसौदा या प्रारूप कहते हैं। इस तरह जब किसी आवृत्ति पर टिप्पण कार्य पूरा हो जाता है तो टिप्पणी में दिए गए आदेश के अनुसार उत्तर का प्रारूप या मसौदा तैयार किया जाता है। सहायक यह प्रारूप तैयार करके अनुभाग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है
अनुभाग अधिकारी उसमें जरूरी परिवर्तन करके संबंधित अधिकारी को मंजूरी के लिए प्रस्तुत करता है। अधिकारी यदि आवश्यक समझता है कि उस प्रारूप में कुछ परिवर्तन संशोधन की जरूरत है तो वह या तो परिवर्तन स्वयं कर देता है या उसका सुझाव दे देता है और सहायक फिर से मसौदा तैयार करके प्रस्तुत करता है। अधिकारी उस मसौदे पत्र पर अपनी मंजूरी दे देता है। फिर पत्र की स्वच्छ प्रति यानी अंतिम रूप से तैयार करके अधिकारी के हस्ताक्षर करा के भेज दी जाती है। इस तरह टिप्पण और प्रारूपण परस्पर संबंध होते हैं। पत्र जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी होना है वह अधिकारी पत्र के मसौदे को अपने ऊपर के अधिकारी के पास स्वीकृति के लिए भेजता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई पत्र अवर सचिव के हस्ताक्षर से जारी होना है तो अवर सचिव उस पत्र के मसौदे को उप सचिव और फिर संयुक्त सचिव के पास स्वीकृति के लिए भेजता है। रोजमर्रा के मामलों के मसौदों पर मंजूरी अनुभाग अधिकारी के स्तर पर दी जाती है। विशेष मामले विषय के महत्व के अनुसार संबंध सक्षम अधिकारी तक भेजे जाते हैं। अब प्रारूपण लिखते समय जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, प्रारूप में दी गई पत्र संख्या, तारीख, उद्धरण, संदर्भ आदि सही होने चाहिए। कोई जरूरी सूचना, संदर्भ आदि छूटे नहीं ताकि उत्तर अधूरा न रहे। सभी अपेक्षित बातों का उल्लेख स्पष्ट और सहज भाषा में होना चाहिए। वाक्य विन्यास सीधा, सुसंगत और प्रभावपूर्ण होना चाहिए। न तो अप्रचलित या ठेठ स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया जाए और न ही नितांत साहित्यिक और जटिल भाषा का। अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। प्रारूप की एक निश्चित और मान्य शैली तथा रूप होता है जो व्यवहारिक परंपरा से स्वीकृत होता है। उसमें अकारण परिवर्तन करना उपयुक्त नहीं होता। अब प्रारूपण तैयार कैसे किया जाता है? सबसे पहले आता है शीर्षक, फिर विषय, संबोधन, फिर पत्र का मुख्य भाग लिखा जाता है, फिर स्वनिर्देश, फिर संलग्न पत्र और अंत में पृष्ठांकन। तो शीर्षक के अंतर्गत 5 बातों का उल्लेख होता है। पहली पंक्ति में पत्र संख्या, अगली पंक्ति में भारत सरकार लिखा जाता है और उससे अगली पंक्ति में कार्यालय, मंत्रालय का नाम और विभाग का नाम लिखा जाता है। उससे अगली पंक्ति में पत्र प्रेषक का नाम और फिर उससे अगली पंक्ति में पदनाम तथा भारत सरकार के कार्यालय का नाम लिखा जाता है। उससे अगली पंक्ति में सेवा में लिखकर उस अधिकारी या व्यक्ति का नाम और पदनाम लिखा जाता है जिसको पत्र प्रेषित हो रहा है। उसके बाद में भारत सरकार के कार्यालय का नाम लिखा जाता है। स्थान और तारीख दोनों एक साथ दाईं ओर पत्र के ऊपरी कोने में लिखे जाते हैं। अब विषय में क्या लिखा जाता है? पत्र का वास्तविक अंश लिखने से पहले संबोधन से पूर्व विषय शीर्षक से ऊपर ही दे दिया जाता है। इससे पढ़ने वाले समय की बचत हो जाती है। का जो मुख्य भाग है उसके अंतर्गत लिखा जाएगा। पत्र के माध्यम से जो कुछ कहा जाता है वह इसी भाग में आता है। यदि प्राप्त करने वाले के साथ कोई पत्र व्यवहार पहले से चल रहा है तो उसका संदर्भ भी यहाँ से दे दिया जाता है। वास्तविक घटनाओं का स्पष्टीकरण यही होता है तथा संपूर्ण विषय का निष्कर्ष दे दिया जाता है। ऐसा करते समय जो तथ्य या तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं या जिन विवादों आदि का उल्लेख होता है उनसे संबंधित पिछले पत्रों का हवाला अवश्य दिया जाता है। अब स्वनिर्देश, जैसे सरकारी पत्राचार के कई रूप होते हैं, इन सभी पत्रों में स्वनिर्देश का एक ढंग के नहीं होते। यद्यपि स्वनिर्देश के रूप में अक्सर भवदीय या भवदीय शब्द का प्रयोग होता है
किंतु अर्ध सरकारी पत्रों में आपका या आपकी भी प्रयुक्त होता है। उसके नीचे प्रेषक के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में नाम लिखा जाता है और उसके नीचे पदनाम लिखा जाता है। संलग्न पत्र में यदि पत्र के साथ अन्य किन्हीं कागजात या पत्रों की प्रतियां भेजी जा रही हैं तो उनका उल्लेख हस्ताक्षर के सीध में यानी हस्ताक्षर के सामने बाईं ओर होता है। पृष्ठांकन यदि पत्र की प्रतिलिपि किसी अन्य अधिकारी को भेजना अपेक्षित हो तो उसका उल्लेख भी बाईं ओर नीचे से शुरू होकर प्राय पूरी पंक्ति में किया जाता है। सरकारी पत्राचार के विभिन्न प्रकार। अब सरकारी पत्राचार के अंतर्गत आएंगे सबसे पहले सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, फिर आदेश, पृष्ठांकन, अधिसूचना, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, अंतर्विभागीय टिप्पणी, तार, टेलेक्स संदेश, तुरंत पत्र, सेवीग्राम और लास्ट में परिपत्र। सरकारी प्रशासन में अलग अलग प्रयोजनों के लिए पत्राचार के अलग अलग प्रकारों का इस्तेमाल किया जाता है। केंद्र सरकार को विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों या दूसरी संस्थाओं के प्रधानों और गैर सरकारी व्यक्तियों से पत्राचार के लिए सरकारी पत्र की आवश्यकता होती है। यदि सरकारी काम को निपटाने में अधिक देर हो रही हो तो अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिलाना जरूरी हो तो अर्ध सरकारी पत्र का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी प्रकार सरकारी विभागों के जो आंतरिक प्रशासन के लिए कार्यालय आदेश का प्रयोग होता है। अधिसूचना और संकल्प को भारत के राजपत्र के रूप में प्रकाशित किया जाता है। सांविधिक नियमों और आदेशों की घोषणा आदि का प्रकाशन अधिसूचना के रूप में होता है। नीति संबंधी सरकारी निर्णयों, जांच समितियों या आयोगों की नियुक्ति आदि की जाती है। सरकारी घोषणा संकल्प द्वारा की जाती है। परिपत्र का प्रयोग उस समय किया जाता है जब मंत्रालय या विभागीय कार्यालय कोई सूचना अथवा अनुदेश अपने अधीन कार्यालयों या कर्मचारियों को देते हैं। इसका प्रयोग उक्त कार्यालय या मंत्रालय तक ही सीमित होता है। पृष्ठांकन का प्रयोग तब होता है जब पत्र की प्रतिलिपि सूचनार्थ या आवश्यक कार्यवाही आदि के लिए सूचनार्थ अधिक व्यक्तियों को भेजने की जरूरत हो। प्रेस विज्ञप्ति द्वारा किसी सूचना के व्यापक प्रचार के लिए उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है। सरकारी पत्र औपचारिक होता है तथा अर्ध सरकारी पत्र अपेक्षाकृत अनौपचारिक। इन दोनों पत्रों के स्वरूप में भी अंतर होता है। सरकारी पत्र के प्रयोग का जो क्षेत्र है वो है सरकारी पत्राचार में सरकारी पत्र का प्रयोग सबसे अधिक होता है और इसका इस्तेमाल विदेशी सरकारों के साथ, राज्य सरकारों के साथ, संबद्ध सरकारों के साथ, संघ लोक सेवा आयोग आदि के साथ, सार्वजनिक उपक्रमों के साथ, जन संगठनों और सरकारी कर्मचारियों के संगठनों के साथ और लास्ट में गैर सरकारी व्यक्तियों के साथ होता है। तो विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के आपसी या आंतरिक पत्र व्यवहार के लिए सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके लिए निर्धारित कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश आदि का प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्र के संबंध में इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि सरकारी पत्र भारत सरकार के आदेशों
और विचारों को व्यक्त करने के लिए लिखे जाते हैं। इसलिए पत्र में यह लिख दिया जाता है कि पत्र सरकार के निर्देश से लिखा गया है। पत्र के प्रारूप में प्राय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्र का लेखन कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है? सामान्य रूप से इसे लेटर हेड पर लिखा जाता है। पैड के ऊपर भारत सरकार और विभाग का नाम और स्थान छपा होता है। इस पर पत्र संख्या और तारीख लिखी जाती है। यदि पैड न हो तो पत्र संख्या, भारत सरकार, विभाग का नाम सादे कागज पर टाइप किए जाते हैं। फिर पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम या पदनाम लिखा जाता है। इसके नीचे विभाग या मंत्रालय का नाम तथा स्थान लिखा जाता है। फिर तारीख दाईं ओर लिखी जाती है। तीसरे चरण में संक्षेप में पत्र के विषय का उल्लेख होता है। सरकारी पत्र के चौथे चरण में संबोधन के रूप में महोदय का प्रयोग किया जाता है, लेकिन गैर सरकारी व्यक्तियों को प्रिय महोदय लिखा जाता है। इसके अलावा सरकारी पत्र में नमस्ते, प्रणाम आदि अभिवादन का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर पत्र की मुख्य विषय वस्तु लिखी जाती है। इसमें पत्र लिखने का प्रयोजन अर्थात प्रेषक पत्र द्वारा क्या काम कराना चाहता है, पत्र भेजने वाले की इस अपेक्षा का क्या कारण है आदि का उल्लेख किया जाता है। यदि पत्र में एक से अधिक मुद्दे हों तो उन्हें अलग अलग पैराग्राफों में लिखना चाहिए। सरकारी पत्र के छठे चरण में स्व निर्देश के रूप में भवदीय लिखा जाता है। इसके नीचे पत्र भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, इसके नीचे कोष्ठक में अधिकारी का नाम, पद नाम और टेलीफोन नंबर लिखा जाता है। अंत में नीचे पत्र की बाईं ओर पृष्ठांकन लिखा जाता है। पहले पृष्ठांकन संख्या लिखी जाती है। इसके बाद इसमें जिन जिन अधिकारियों, विभागों आदि को पत्र की प्रति भेजी जाती है उनका नाम तथा उस पर कार्यवाही की दिशा का संकेत होता है। पृष्ठांकन के नीचे जिस विभाग से पत्र प्रेषित किया जाता है उस अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है? सरकारी पत्र के बारे में जानने के बाद अब हम अर्ध सरकारी पत्र के बारे में देखते हैं। सरकारी पत्र औपचारिक होता है, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में औपचारिकता का ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए इन दोनों पत्रों का उद्देश्य और बाहरी रूप बदल जाता है। सबसे पहले कि किसी मामले को निपटाने के लिए अधिकारी सरकारी कार्य पद्धति की औपचारिकता से बचकर आपसी सलाह मशविरे के लिए अर्ध सरकारी पत्र का इस्तेमाल करते हैं। फिर अर्ध सरकारी पत्र द्वारा किसी मामले को निपटाने के लिए एक विभाग का अधिकारी दूसरे विभाग के अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से और उसकी ओर दिला सकता है। यदि किसी सरकारी काम को निपटने में देर हो रही हो और कई अनुस्मारक भेजने पर भी उत्तर न मिले तो उस कार्य को जल्दी पूरा कराने के लिए भी अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। यह अर्ध सरकारी पत्र स्मरण पत्र के समान होता है। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग आमतौर पर अपने बराबर के अधिकारी के साथ किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र में उत्तम पुरुष यानी मैं और हम का प्रयोग किया जाता है। को मैत्री भाव से लिखता है। इसके लिए संबोधन और स्व निर्देश में से लिखा जाता है। सबसे ऊपर पृष्ठ की दाहिनी ओर अर्ध सरकारी पत्र संख्या, भारत सरकार, विभाग का नाम, स्थान और तारीख लिखे जाते हैं। उसके बाद पृष्ठ के बाईं ओर अर्ध सरकारी पत्र भेजने वाले अधिकारी का नाम, पद नाम और टेलीफोन संख्या लिखी जाती है। संबोधन के रूप में प्रिय श्री कोई भी नाम का प्रयोग किया जाता है।
इसके नीचे अर्ध सरकारी पत्र का मुख्य विषय लिखा जाता है। इसके बाद धन्यवाद या साभार, सादर आदि का उल्लेख होता है। शब्द निर्देश के रूप में पत्र के नीचे भवदीय के स्थान पर आपका प्रयोग किया जाता है। इसके नीचे अर्ध सरकारी पत्र भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं और अंत में पृष्ठ की बाईं ओर पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम, पद नाम, विभाग का नाम और स्थान का उल्लेख होता है। कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश, ये सब क्या है? सरकारी पत्राचार के भाग हैं ये। सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र का रूप निजी पत्र और व्यावसायिक पत्र से काफी मिलता जुलता होता है, किंतु कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश का रूप इनसे बिल्कुल अलग होता है। कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश का बाहरी रूप। कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश, इनकी चर्चा हम साथ साथ कर रहे हैं क्योंकि इनके बाहरी रूप में काफी समानता है, किंतु इनके प्रयोग के क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग हैं। मोटे तौर पर बोले तो कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग विभागों के बीच आपसी पत्राचार के लिए होता है, जबकि कार्यालय आदेश का प्रयोग कार्यालयों के आंतरिक प्रशासन संबंधी पत्राचार के लिए किया जाता है। तो कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश, इनका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे लिखा जाता है इनको? सबसे पहले कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर पत्र संख्या, भारत सरकार मंत्रालय और विभाग का नाम तथा स्थान का नाम और तारीख लिखे जाते हैं। फिर दूसरे चरण में यथास्थिति पृष्ठ के बीच में कार्यालय ज्ञापन या कार्यालय आदेश लिखा जाता है। फिर कार्यालय ज्ञापन के विषय का संक्षेप में विषय शीर्षक के अंतर्गत उल्लेख किया जाता है, जबकि कार्यालय आदेश में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चौथे चरण में कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश की मुख्य विषय वस्तु होती है। इन दोनों ही में पहले पैराग्राफ के लिए क्रम संख्या नहीं लिखी जाती, बाद के पैराग्राफों पर 2 से आरंभ करके क्रम संख्या लिखी जाती है। उसके बाद नीचे दाहिनी ओर कार्यालय ज्ञापन या कार्यालय आदेश जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। इसके नीचे अधिकारी का पद नाम और भारत सरकार लिखा जाता है। फिर छठे चरण में नीचे बाईं ओर कार्यालय ज्ञापन में सेवा में और कार्यालय आदेश में प्रति प्रेषित लिखकर पाने वाले अधिकारी, अनुभाग, विभाग का नाम आदि लिखा जाता है। कभी कभी प्रति प्रेषित के स्थान पर सेवा में भी लिखा जा सकता है। कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश में अन्य पुरुष यानी वह और वे का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों ही पत्राचार प्रकारों की भाषा व्यक्ति निरपेक्ष होती है और प्रायः इनकी वाक्य रचना क्रम वाक्य में होती है तथा कर्ता का लोप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राजपत्रित अर्जित छुट्टी जोड़ने की अनुमति दी जाती है। अर्जित छुट्टी से लौटने के बाद श्री राम नारायण सहायक को प्रशासन अनुभाग में तैनात किया जाता है। श्री मोहनलाल को स्थानापन्न रूप से अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया जाता है। यह कार्यालय ज्ञापन प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति से जारी किया जाता है। मसौदा मूल रूप से हिंदी में तैयार किया जाता है और टिप्पणी लिखने और पत्र लिखने में सरल हिंदी का प्रयोग किया जाता है। अब कार्यालय ज्ञापन के प्रयोग का क्षेत्र क्या है, इनको किन किन स्थितियों में किया जाता है? कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के आपसी पत्राचार के लिए किया जाता है। विभाग कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग अपने कर्मचारियों से सूचना मांगने के लिए या उन्हें सूचना देने के लिए करता है। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार के लिए भी किया जाता है। अब कार्यालय आदेश का प्रयोग क्षेत्र क्या है? कार्यालय आदेश का प्रयोग सामान्य रूप से आंतरिक प्रशासन संबंधी हिदायतें जारी करने के लिए किया जाता है।
इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? इसमें है कर्मचारियों की नियमित छुट्टी की मंजूरी, अधिकारियों या कर्मचारियों तथा अनुभागों में काम का बंटवारा और कर्मचारियों का एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानांतरण। परिपत्र। परिपत्र का प्रयोग प्रमुख उद्देश्य केवल सूचना देना होता है, अतः इसमें प्रेषक, संदर्भ, संबोधन और सब निर्देश के रूप में कोई शब्द नहीं होता। कार्यालय के नाम के बाद अगली पंक्ति में परिपत्र लिखा जाता है, फिर अगली पंक्ति में मूल विषय शुरू होता है। सारा परिपत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। जारी करने वाला अधिकारी केवल हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है तथा जिन जिन अधिकारियों को यह भेजना होता है उनका उल्लेख कर दिया जाता है। यदि परिपत्र की सूचना पूर्णतया सामान्य हो तो सभी कर्मचारियों के लिए लिखा जाता है। अधिसूचना और संकल्प। अधिसूचना और संकल्प का रूप प्रायः एक जैसा होता है। आरंभ में यह निर्देश होता है कि यह भारत के राजपत्र यानी गजट के किस भाग और किस खंड में छपेगा। इनमें संबोधन या सब निर्देश नहीं होता। अधिसूचना और संकल्प प्रबंधक भारत सरकार प्रेस को भेजे जाते हैं। इनमें संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी ही हस्ताक्षर करते हैं। संकल्प को पृष्ठांकन के रूप में यह आदेश होता है कि संकल्प का प्रकाशन राजपत्र में हो। अब पृष्ठांकन का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में, किन किन स्थितियों के लिए किया जाता है? तो सबसे पहले जब पत्र पाने वाले के अलावा उसकी प्रति यानी कि उसकी कॉपी किसी अन्य विभाग या व्यक्ति को भेजनी हो, जब सूचना, टिप्पणी या निपटान के लिए किसी मंत्रालय या संबंध अथवा अधीनस्थ कार्यालय को भेजनी हो, जब कागज मूल रूप में भेजने वाले को लौटाना हो और जब किसी कार्यवाही, बैठक आदि का कार्यवृत्त संबंध व्यक्तियों को भेजना हो। इसके अलावा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा जारी की गई वित्तीय मंजूरियों की नकलें भी लेखा परीक्षा अधिकारियों के पास पृष्ठांकन द्वारा भेजी जाती हैं। पृष्ठांकन दो प्रकार का होता है, एक मूल पत्र के नीचे लिखकर और दूसरा अलग से मसौदा बनाकर। तो ये इकाई सरकारी पत्राचार यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसकी कुछ शब्दावली है, जैसे दस्तावेज। दस्तावेज को क्या बोला जाता है? लिखित प्रमाण के रूप में इस्तेमाल हो सकने वाला कोई भी कागज। सब निर्देश, अपने बारे में उल्लेख, जैसे आपका, आपकी, भवदिया इसके अंतर्गत आते हैं। लेटर हेड क्या होता है? पत्र लिखने के लिए इस्तेमाल होने वाला वह कागज जिस पर संबद्ध व्यक्ति या संस्था का नाम, पता आदि विवरण छपा हो। अनुमोदन, सक्षम अधिकारी द्वारा किसी मामले में दी गई स्वीकृति। पूर्ववृत्त, किसी पत्र या व्यक्ति का पिछला विवरण। आद्याक्षर, नाम के आरंभिक अक्षर, उदाहरण के लिए राजकुमार के आद्याक्षर हैं रा.कु. प्रायोजित, संबंध विभाग द्वारा भेजा गया और अनुस्मारक, याद दिलाने के लिए लिखा गया पत्र। सरणी क्या होता है? तरीका या व्यवस्था। और राजपत्र को क्या बोला जाता है? गजट।
इकाई 4 है समाचार लेखन और संपादकीय। इसके अंतर्गत समाचार क्या है, समाचार से प्राप्त जानकारियां, समाचार प्राप्ति के स्रोत आएंगे, और समाचार लेखन और संपादन, जिसमें समाचार लेखन का आरंभ कैसे होता है, मुख्य क्लेवर, शीर्षक देना और समाचार का संपादन। फिर आएगी समाचार की भाषा कि समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए, और विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा, संपादकीय लेखन। तो इकाई 4 के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स आएंगे। तो समाचार क्या है? हम में से शायद ही कोई ऐसा है या समाचार पत्रों से समाचार जानने में दिलचस्पी ना हो। रेडियो और टेलीविजन द्वारा से हमें मुख्य घटनाओं की संक्षिप्त जानकारी तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन उनका विस्तृत विवरण समाचार पत्रों से ही मिलता है। आमतौर पर हिंदी के समाचार पत्र 8 से 10 पृष्ठ के होते हैं। अंग्रेजी समाचार पत्रों की पृष्ठ संख्या 20 तक होती है। इन समाचार पत्रों में कई क्षेत्रों के समाचार नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं। प्राय सभी अखबार खेल-कूद और वाणिज्यिक समाचारों के लिए एक-एक पृष्ठ अलग से दे देते हैं। इसी तरह सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों के लिए अलग से स्तंभ होते हैं, जिनमें ऐसी मुख्य गतिविधियों की रिपोर्टिंग होती है। ये स्तंभ दैनिक भी हो सकते हैं और साप्ताहिक भी। समाचार पत्रों में बीच का पृष्ठ संपादकीय पृष्ठ के रूप में रखा जाता है, जिसमें सामयिक गतिविधियों पर संपादकीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाली टिप्पणियां और विभिन्न विषयों पर लेख प्रकाशित होते हैं। इसी पृष्ठ पर पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं, जिनमें वे समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री जैसे समाचार, संपादकीय और लेखों पर अपनी या समाज का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करते हैं। आमतौर पर सभी अखबार रविवार को विशेष परिशिष्ट निकालते हैं, जिसमें साहित्यिक रचनाएं, बच्चों, महिलाओं के लिए विशेष पठन सामग्री तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण सामग्री दी जाती है। समाचार पत्रों का एक महत्वपूर्ण अंग है विज्ञापन। विभिन्न तरह के विज्ञापनों से भी पाठकों को विविध प्रकार की उपयोगी सूचनाएं मिलती हैं। समाचार पत्र समाचार को उनके महत्व के अनुसार जगह प्रदान करते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण समाचार को पहले पृष्ठ पर, फिर सबसे ऊपर के भाग में मोटे अक्षरों में शीर्षक देकर प्रकाशित किया जाता है, ताकि समाचार पढ़ने वाले का ध्यान उस पर तत्काल चला जाए। इसी तरह अन्य महत्वपूर्ण समाचारों को भी पहले पृष्ठ पर ही जगह दी जाती है। कम महत्वपूर्ण समाचारों को अंदर के पृष्ठों पर और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े समाचारों को उनके लिए निर्धारित पृष्ठों पर प्रकाशित किया जाता है। इस तरह समाचार पत्र के पूरे क्लेवर्स में विविधता और व्यवस्था दोनों होती है। लगातार समाचार पढ़ने से हम अखबारों की इस आंतरिक व्यवस्था से परिचित हो जाते हैं, तब हमें इच्छित समाचार ढूंढने में वक्त नहीं लगता। यह व्यवस्था इसलिए जरूरी है क्योंकि सभी की रुचि सभी तरह के समाचारों में नहीं होती। खास खबरें जानने के बाद पाठक आमतौर पर अपनी रुचि और जरूरत के बीच क्षेत्र की जानकारी विस्तार से प्राप्त करना चाहता है। समाचार पत्र का मुख्य क्लेवर समाचारों से बनता है। समाचार की सैद्धांतिक चर्चा करने के बजाय ठोस उदाहरणों को सामने रखा जाता है। यहाँ पे समाचार के रूप में एक एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें भारत चीन में कूटनीतिक जंग तेज, ये मेन टॉपिक है। इसके अंतर्गत आएगा सिक्किम सीमा पर तनातनी के बीच जेटली के बयानों से बौखलाए बीजिंग ने कहा वह भी 1962 का चीन नहीं।
मेन हेडिंग है भारत चीन में कूटनीतिक जंग तेज। अब इससे नीचे विस्तार से इसके बारे में लिखा जाता है ताकि पूरी खबर अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले लिखा जाता है मेन हेडिंग, जैसे भारत चीन में कूटनीतिक जंग तेज, फिर उससे संक्षिप्त में एक या दो लाइन के बीच में सिक्किम सीमा पर तनातनी के बीच जेटली के बयानों से बौखलाए बीजिंग ने कहा वह भी 1962 का चीन नहीं। अब ये एक लाइन पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाता है कि सिक्किम सीमा के लिए भारत और चीन के बीच जंग का इसमें जिक्र किया गया है। अब इसमें पूरी घटना का विवरण दिया गया है। फिर बीच में तो सबसे पहले जिस न्यूज़पेपर में ये छपा है उसका नाम, जैसे जागरण ब्यूरो में ये छपा हुआ है नई दिल्ली, तो सबसे पहले उसका नाम, फिर पूरी विस्तार से ये घटना का जिक्र किया जाएगा। जैसे भारत और चीन में सिक्किम से लगी सीमा पर जारी तनातनी के बीच कूटनीतिक जंग तेज हो गई है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली के बीजिंग की दबंगई का माकूल जवाब देने के बेबाक बयान से बौखलाए चीन ने कहा कि वह भी अब 1962 का चीन नहीं। इतना ही नहीं, चीन ने सिक्किम सीमा पर भारतीय सेना की तैनाती को भारत की पिछली सरकारों के रुख से अलग धोखा करार देते हुए भारत से अपने सैनिकों को हटाने की मांग की है। चीन के इतने तल्ख बयानों के बावजूद भारत ने सिक्किम सीमा पर तैनात अपने सैनिकों को पीछे हटाने का फिलहाल कोई संकेत नहीं दिया। तो इस प्रकार से पूरी न्यूज इसमें छापी जाती है। तो समाचार से प्राप्त जानकारियां, समाचार से पर्याप्त जानकारी से क्या तात्पर्य है और इसे जांचने का तरीका क्या है। कोई भी सूचना पूर्ण समाचार तब बनती है जब उसमें निम्नलिखित तत्व उपस्थित हों, जैसे कौन सी घटना या गतिविधि हुई, घटना में क्या हुआ, घटना कहाँ हुई, घटना कब हुई और क्यों हुई। तो एग्जाम्पल था जो भारत और चीन में कूटनीतिक जंग तेज, तो सबसे पहले कौन सी घटना या गतिविधि हुई, तो इसका उत्तर है भारत चीन के मध्य कूटनीतिक जंग तेज हुई। फिर क्या हुआ कि भारतीय रक्षा मंत्री अरुण जेटली के बीजिंग की दबंगई का माकूल जवाब देने के बयान से बौखलाए चीन ने कड़ा प्रतिवाद किया। अब घटना कब हुई, फिर तो समाचार प्रकाशन की तिथि, जैसे इसमें दिया गया है कि 4 जुलाई से एक दिन पूर्व, तो इसमें हमें समय तारीख का विवरण करना है। फिर कहाँ हुई, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह बयान बीजिंग से आया। क्यों हुई, फिर इसके अंतर्गत पूरा विवरण दिया जाएगा कि यह घटना क्यों हुई और कैसे हुई। ठीक है, तो समाचार प्राप्ति के स्रोत क्या है, तो प्रत्येक समाचार प्राप्त पत्र के पास समाचार प्राप्त करने के 3 स्रोत होते हैं, समाचार एजेंसियां, पत्र के संवाददाता और सरकारी विज्ञप्तियां। समाचार एजेंसियां, जैसे आपने भारत चीन की कूटनीतिक जंग के उपयुक्त समाचार के बारे में जागरण ब्यूरो, करने के स्रोत का हवाला देते हैं। अगर यह खबर भारत की सीधे संबंधित एजेंसियां या संबंधित एजेंसी का नाम लिखा होता। दुनिया में कई ऐसी समाचार एजेंसियां हैं जिनका काम ही है दुनिया के विभिन्न हिस्सों से समाचार एकत्र करना और उन्हें समाचार पत्रों तक पहुंचाना। समाचार एजेंसियों या संवाद समितियों के अपने संवाददाता और कार्यालय होते हैं जो समाचार एकत्र करते हैं। इन समाचारों को फिर वे टेलीप्रिंटर, टेलीग्राम या टेलीफोन द्वारा मुख्य कार्यालय तक भेजते हैं। वहां इन समाचारों का संपादन होता है और इसके बाद इन समाचारों को टेलीप्रिंटर द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों को भेज दिया जाता है। टेलीप्रिंटर वह यंत्र है
जिसके द्वारा समाचार टंकित रूप में प्रेषित किए जाते हैं और प्राप्त होते हैं। समाचार पत्र भी समाचार एजेंसियों से प्राप्त समाचार को ठीक उसी रूप में प्रकाशित नहीं करते, बल्कि उन्हें संपादित करके प्रकाशित करते हैं। यह भी आवश्यक नहीं है कि वे एजेंसियों द्वारा प्राप्त सभी समाचारों को प्रकाशित करें। समाचार के लिए सूचनाओं का चयन और समाचार का संपादन उसके सार्वजनिक महत्व की दृष्टि से होता है। जैसे यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भाषा की दो मुख्य समाचार एजेंसियां हैं, जो अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में संवाद समितियां चलाती हैं। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूनिवार्ता के नाम से तथा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भाषा के नाम से हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में संवाद समितियां चलाती हैं। समाचार पत्र के संवाददाता। समाचार पत्रों द्वारा समाचार प्राप्त करने का दूसरा महत्वपूर्ण जरिया है उनके अपने संवाददाता, जो विभिन्न स्थानों पर स्वयं जाकर सूचनाएं एकत्र करते हैं और उन्हें समाचार का रूप देकर अपने पत्र को प्रेषित करते हैं। ऐसे स्रोत के लिए वे समाचार के आरंभ में जनसत्ता, संवाददाता या निज संवाददाता आदि लिख देते हैं। कई बार संवाददाता के नाम का उल्लेख भी किया जाता है। ये संवाददाता विभिन्न लोगों से मिलकर और स्थिति का स्वयं जायजा लेकर समाचार बनाते हैं। जैसे दुर्घटनाओं के लिए अस्पताल, अपराधों के लिए पुलिस आदि से संपर्क करके समाचार एकत्र किए जाते हैं। सरकारी विज्ञप्तियां। समाचारों को एकत्र करने का जो तीसरा स्रोत है वो है सरकारी विज्ञप्तियां, जो सरकार या संस्थाएं प्रकाशन के लिए समय समय पर जारी करती हैं। समाचार पत्र इन विज्ञप्तियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं को समाचार का रूप देकर उनके महत्व के अनुसार प्रकाशित करते हैं। समाचार लेखन और संपादन। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं को समाचार का रूप देना समाचार लेखन का मुख्य काम है। अगर सूचनाएं समाचार रूप में ही प्राप्त होती हैं, तो उन्हें समाचार पत्र की नीति तथा पाठकों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार संपादित करना होता है। किसी भी सूचना को समाचार का रूप तब प्राप्त होता है जब उसका सार्वजनिक स्वरूप होता है, अर्थात लोग उस सूचना को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कोई समाचार केवल सूचनाओं का संकलन नहीं होता। समाचार पत्र सूचना रूपी तथ्यों को ठीक उसी रूप में ही प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि अपने दृष्टिकोण के अनुसार किंचित व्याख्या और पहले उपलब्ध तथ्यों को जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। यह आवश्यक है कि समाचार पत्रों को तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने या झूठी और कपोल कल्पित बातों को समाचार बनाकर रखने का अधिकार नहीं है। समाचार बनाने के लिए वे सभी उपलब्ध तथ्यों का उपयोग करें, वह भी आवश्यक नहीं है। समाचार लिखने से पहले पत्रकार को इस बात का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उसके समाचार से सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लिखने का अधिकार है। उसका दृष्टिकोण राष्ट्र और समाज के व्यापक हित से संचालित होना चाहिए। उसके किसी समाचार या रिपोर्ट से धार्मिक, सांप्रदायिक, क्षेत्रीय, जातिवादी और भाषाई द्वेष बढ़ता है तो उसका यह कार्य अनुचित कहा जाएगा। मान लीजिए किसी क्षेत्र में दंगा हो जाता है। उस दंगे में एक विशेष संप्रदाय के 5 लोग मारे जाते हैं। अगर समाचार पत्र में यह सूचना इस रूप में प्रकाशित हो कि कै संप्रदाय की उग्र भीड़ ने इस खै संप्रदाय के 5 लोगों को मार डाला, तो यह समाचार सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने वाला माना जाएगा। हो सकता है इस समाचार को पढ़कर दूसरे संप्रदाय के लोग किसी अन्य संप्रदाय पर लोगों पर हमला करें। इस तरह यह आग दूर दूर तक फैल सकती है। इसलिए प्रश्न तथ्य का ही नहीं, तथ्य को प्रस्तुत करने वाली दृष्टि का भी है। विचारधारा के स्तर पर समाचार पत्र या संवाददाता की कोई दृष्टि हो सकती है, लेकिन अपने व्यापक अर्थों में वह राष्ट्र और समाज के हित में होनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान समाचार लेखन से पहले अवश्य कर लेना चाहिए।
अब समाचार लिखा कैसे जाता है, समाचार लेखन का आरंभ कैसे किया जाता है। इसके मुख्य 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले शीर्षक, उसके बाद इंट्रो और उसके बाद मुख्य कलेवर। तो सबसे पहले समाचार का शीर्षक तो प्राय समाचार बन जाने के बाद ही दिया जाता है, इसलिए हम इसकी चर्चा सबसे बाद में देखते हैं। शीर्षक के बाद स्थान, समय और सूचना के स्रोत का उल्लेख किया जाता है। इसके बाद समाचार आरंभ होता है। इस समाचार के 2 हिस्से होते हैं, एक इंट्रो या लीड या आमुख और दूसरा होता है समाचार का मुख्य कलेवर। इंट्रो या आमुख में क्या होता है कि प्रत्येक समाचार के आरंभ में जो 3-4 लाइनें लिखी होती हैं उसमें समाचार का सार दे दिया जाता है, जिससे उस समाचार की मुख्य वस्तु का, मुख्य विषय का उल्लेख समझ में आ सके। समाचार की निरंतरता। बहुत से समाचारों में एक ही तरह की निरंतरता होती है। समाचार के आरंभ में उस निरंतरता का उल्लेख करना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रकाशित समाचार देखें कि गुजरात में पुलिस हड़ताल खत्म। इस समाचार के आरंभ में लिखा था गुजरात पुलिस की 6 दिन पुरानी हड़ताल आज खत्म हो गई। इस समाचार में निरंतरता का उल्लेख किया गया है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना समाचार न तो पूरा होता और न इसका महत्व स्थापित होता है। यह निरंतरता 6 दिन पुरानी में मौजूद है। अगर सिर्फ इतना लिखा होता कि गुजरात पुलिस की हड़ताल आज खत्म हो गई और 6 दिन का उल्लेख नहीं होता और हड़ताल से संबंधित हमने किसी अन्य समाचार को पहले न पढ़ा हो तो समझ में ही नहीं आएगा कि गुजरात पुलिस कब हड़ताल पर गई। डेंगू के जिस समाचार का उल्लेख है उस समाचार की पहली पंक्ति थी डेंगू फिलहाल काबू में आता नहीं दिखता। इस पंक्ति से यह स्पष्ट है कि डेंगू का प्रकोप दिल्ली में कई दिनों से व्याप्त है और 9 लोगों का मरना उसी की एक कड़ी है। इसलिए समाचार के आरंभ में ही निरंतरता को ध्यान में रखना जरूरी है, नहीं तो ना तो समाचार को स्पष्ट कर पाएंगे और ना ही उसका महत्व स्थापित कर सकेंगे। अब मुख्य कलेवर क्या होता है? इस समाचार का मुख्य कलेवर वह हिस्सा होता है जो आमुख के बाद विस्तार से लिखा जाता है। इसमें वे सारी सूचनाएं दी जाती हैं जो समाचार पत्र अपने पाठकों तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन संवाददाता द्वारा एकत्र की गई सूचनाएं या संवाद समितियों द्वारा प्राप्त समाचार में आवश्यकता से अधिक सूचनाएं हो सकती हैं। यह भी संभव है कि उनमें आपस में तारतम्य न हो, उनमें से कई सूचनाएं गैर जरूरी हों, कई सूचनाएं अधूरी हों। उन्हें समाचार का रूप देने के लिए उस क्षेत्र विशेष की जानकारी भी आवश्यक हो जाती है। तो इनमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? तो सबसे पहले समाचार लेखन आरंभ करने से पहले आप अपने तथ्यों को अच्छी तरह से जांच करेंगे। स्वयं तथ्य इकट्ठे किए हैं तो उनकी सत्यता जरूर जांच लें। अगर आपने किसी अन्य समाचार एजेंसी से समाचार प्राप्त किया है तो उसका हवाला दिया जाता है। समाचार लिखने से पहले उन सूचनाओं और तथ्यों को अलग कर दीजिए या काट दीजिए जो महत्वहीन हो। बचे हुए तथ्यों में तारतम्य और उन्हें एक निश्चित क्रम दीजिए ताकि समाचार पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। इस पूरे समाचार के केंद्रीय मुद्दे या सबसे महत्वपूर्ण बात को चुनिए और उन्हें इंट्रो के रूप में लिखिए और उसी से शीर्षक बनाया जाता है। समाचार को निष्पक्ष होकर लिखना चाहिए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, परंतु समाचार पत्र की दृष्टि के अनुसार उसको स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके समाचार पत्र की अपनी अलग ऐसी पहचान बने जिससे आपको बरकरार रखना है। समाचार को सरल और सबकी समझ में आ सकने वाली भाषा में लिखा जाना चाहिए,
क्योंकि लोग समाचार एकाग्र होकर पढ़ें यह जरूरी नहीं है। शीर्षक, शीर्षक कैसे दिया जाता है कि समाचार का शीर्षक देना समाचार लेखन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर समाचार का आमुख यानी इंट्रो सफलतापूर्वक लिख दिया गया तो शीर्षक देना फिर मुश्किल नहीं होता। और शीर्षक लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि शीर्षक समाचार के केंद्रीय भाव को व्यक्त करे या मुख्य मुद्दे को सामने रखे। शीर्षक ऐसा हो जो शेष समाचार पढ़ने को उत्सुक करे। शीर्षक में कही गई बात समाचार द्वारा पुष्ट हो। शीर्षक छोटा परंतु स्पष्ट अर्थ देने वाला होना चाहिए। अब समाचार का संपादन कैसे किया जाता है। समाचार लेखन की प्रक्रिया और समाचार के संपादन की प्रक्रिया लगभग एक जैसी होती है। समाचार प्रकाशन से पूर्व संपादकीय विभाग द्वारा संपादित किया जाता है। कई बार समाचार लेखन और संपादक का कार्य एक साथ ही होता है और कई बार अलग अलग। समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए। समाचार लिखना आरंभ करने से पहले हमेशा कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। समाचार पढ़ने वाले बहुत से लोगों को भाषा का ज्ञान मामूली सा हो सकता है। अगर आपने कठिन भाषा लिखी तो वे आपकी बात समझ नहीं पाएंगे। समाचार पढ़ते हुए पाठक बहुत सजग हो यह भी आवश्यक नहीं है। हो सकता है उसे दफ्तर जाने की जल्दी हो, गृहिणी को घर का काम करना हो, बस या रेल में बैठकर शोर शराबे के बीच अखबार पढ़ा जा रहा हो। ऐसी सारी स्थितियों को ध्यान में रखकर आपको समाचार की भाषा लिखनी है ताकि पाठक समाचार में कही गई बात को पढ़ते ही समझ जाए। ये समाचार की भाषा लिखते समय निम्नलिखित विशेषताओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं कि उतनी ही बातें लिखिए जो आवश्यक हों। छोटे छोटे पैराग्राफ बनाइए, छोटे और सरल वाक्य बनाइए, जटिल और लंबे वाक्यों से बचना चाहिए। बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो आम जनता में प्रचलित हो। कठिन और व्याख्या की आवश्यकता वाले शब्दों से बचिए। कठिन पारिभाषिक शब्दों से बचना चाहिए, लेकिन समाचारों में आम तौर पर व्यवहार में आने वाले ऐसे शब्दों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए जो किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए उपयुक्त हों। ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जो पाठकों का हृदय स्पर्श करे। अगर किसी घटना की विस्तृत रपट लिख रहे हों तो उसे ऐसी भाषा में बांधिए जिससे सारा घटना चक्र दृश्य रूप में उपस्थित हो जाए और लोगों के हृदय को छुए। भाषा में हल्कापन या अश्लीलता नहीं होनी चाहिए तथा किसी व्यक्ति या समुदाय के लिए अपमानजनक ना हो। भाषा हिंदी की प्रकृति के अनुकूल हो। अगर अनुवाद भी किया गया है तो भी अनुवाद किसी भाषा को हिंदी रूप में डालना चाहिए। ये कुछ बातें हैं, इनको ध्यान में रखकर समाचार की भाषा सभी के लिए ग्राह्य बन सकती है, ग्रहण करने योग्य बन सकती है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा। समाचार पत्रों में सार्वजनिक दिलचस्पी और महत्व की प्रायः सभी तरह की खबरें प्रकाशित होती हैं। इनका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनका समाचार पत्रों में विशेष स्थान होता है, जैसे राजनीतिक घटनाएं, अपराध, खेल, समाचार, अर्थ और वाणिज्य संबंधी खबरें, मौसम का हाल, सांस्कृतिक समाचार, स्वास्थ्य आदि से संबंधित समाचारों में लोग दिलचस्पी ज्यादा लेते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के समाचारों में अलग अलग तरह की भाषा प्रयुक्त होती है। जैसे आम दिलचस्पी की खबरों की भाषा की शब्दावली बोलचाल की भाषा के नजदीक होती है।
उसमें पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं होता, लेकिन खेल कूद, वाणिज्य या कला और संस्कृति के क्षेत्र के समाचारों के लेखन के लिए वेट फॉर 2 मिनट। मम्मा मैं आपके पास होगा। फॉर एग्जाम्पल, वाणिज्य संबंधी खबरों का लेखन करना है तो आपको उसकी विशिष्ट पदावली से भी परिचित होना होगा, जैसे चांदी उछली, सोना टूटा, दलहन मजबूत, तेल मूंगफली लुढ़का। इन पदों का सही प्रयोग तभी कर सकेंगे जब स्वयं इनका सही अर्थ जानेंगे। इसी तरह अगर क्रिकेट के खेल का समाचार लिखना है तो आपको रन, विकेट, मेडेन, पारी, धीमा विकेट, कैच, एलबीडब्ल्यू फील्डिंग, सिली पॉइंट, बैकफुट, स्टंप, स्लिप, गली आदि शब्दों का अर्थ भी समझना जरूरी होगा। अगर खेलों के तकनीकी पक्ष को नहीं समझते तो उसका समाचार नहीं लिखा जा सकेगा। यही कारण है कि प्राय सभी समाचार पत्र विशिष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष संवाददाता नियुक्त किए जाते हैं जो उन क्षेत्रों के तकनीकी पक्ष और शब्दावली दोनों में पारंगत होते हैं। इन विशिष्ट क्षेत्रों के समाचार की भाषा भी सरल और संप्रेष्य हो, यह ध्यान रखना अति आवश्यक है कि आपका समाचार विशेषज्ञ और विद्वान ही नहीं पढ़े। इसीलिए ऐसे पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल करें जो समाचार पत्रों में आम तौर पर प्रयुक्त होते हैं, जिनसे आम पाठक भी परिचित हो। कुछ ऐसे शब्द जिनको आर्थिक और वाणिज्यिक समाचारों में प्रयोग किया जाता है उनका अर्थ क्या है, जैसे खपत। खपत का अर्थ है कि बाजार में जो माल बिकता है। और आमद या आवक क्या है, उत्पादन केंद्रों से मंडियों में बिक्री के लिए जो माल आता है। मजबूती, जब बाजार में किसी वस्तु की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही हो तो उसके लिए मजबूती या दृढ़ता लिखा जाता है। नरमी क्या है कि जब बाजार में किसी वस्तु की कीमतों में गिरावट हो, कमी हो तो उसे नरमी बोला जाएगा। उछाल, कि किसी वस्तु की कीमतों में अचानक वृद्धि, बढ़ोतरी हो तो भावों में उछाल या उछला कहते हैं। लुढ़कना, जब बाजार में किसी वस्तु की कीमतों में अचानक से गिरावट हो तो उसके भावों में लुढ़कना या टूटना बोला जाता है। मंदी क्या है, जब बाजार में भाव असाधारण ढंग से गिरते हैं तो मंदी शब्द का प्रयोग किया जाता है। खामोशी, कि जब कोई हलचल नहीं हो तो खामोशी या शांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये सब हैं वाणिज्यिक और आर्थिक समाचारों के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं उनके अर्थ। इसके अतिरिक्त भी कई तरह के शब्द हो सकते हैं जिनकी जानकारी से समाचार को लिखने और समझने में मदद मिल सकती है। संपादकीय लेखन क्या है, हिंदी में कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। दिल्ली से ही नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, हिंदुस्तान, पंजाब केसरी आदि राष्ट्रीय समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। इनके अतिरिक्त अलग अलग राज्यों से निकलने वाले समाचार पत्रों की संख्या भी ज्यादा है। इतने समाचार पत्रों के बीच में से हम जब कोई एक समाचार पत्र अपने पढ़ने के लिए चुनते हैं तो उसकी कसौटी क्या होती है, केवल उपलब्धता उसका कारण नहीं होता। न ही हम इसे अखबार देने वाले पर
छोड़ते हैं, हम स्वयं उसे बताते हैं कि अमुक अखबार यानी इस नाम का अखबार हमारे यहाँ दिया जाना चाहिए। ऐसा तय करते हुए हम इन कई बातों का ध्यान रखते हैं। इनमें से एक कारण अखबार का दृष्टिकोण भी होता है। हम प्रायः उसी अखबार को पढ़ना पसंद करते हैं जो हमारे विचारों से मेल खाता हो या कम से कम जो हमारे विचारों का नितांत विरोधी ना हो। हम उस अखबार को भी पसंद कर सकते हैं जिसमें विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करने वाले विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। इतना तय है कि हम समाचार पत्र के दृष्टिकोण में को ध्यान में अवश्य रखते हैं। समाचार पत्र का दृष्टिकोण मुखर होकर संपादकीय टिप्पणियों में आता है। सामयिक घटनाओं और सार्वजनिक महत्व के मामलों पर प्राय रोज संपादकीय विभाग की ओर से टिप्पणियां लिखी जाती हैं। इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि अमुक विषय या मुद्दे पर इस समाचार पत्र की एक निश्चित राय है। संपादकीय की यह राय जनमत बनाने में कारगर भूमिका निभाती है। आमतौर पर संपादकीय दृष्टिकोण उनके पाठकों के दृष्टिकोण को भी व्यक्त करता है। इस बात को भी हम इस रूप में कह सकते हैं कि समाचार पत्र का दृष्टिकोण उसके पाठकों के दृष्टिकोण को निर्धारित करता है और पाठकों का दृष्टिकोण जो पाठकों के पत्रों से या समय समय पर किए जाने वाले सर्वेक्षण से मालूम किया जाता है, पत्र के दृष्टिकोण को निर्धारित करता है। अर्थात दोनों एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। इसलिए समाचार पत्रों की टिप्पणियां किसी न किसी रूप में जनता के ही एक हिस्से पर प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर किसी मामले पर प्राय सभी प्रमुख समाचार पत्रों की संपादकीय राय एक सी हो तो कह सकते हैं कि जनमत भी यही है। इसलिए संपादकीय टिप्पणियों का बहुत महत्व होता है। अब संपादकीय लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले, समाचार पत्र में छपने वाला प्रत्येक समाचार संपादकीय टिप्पणी के योग्य नहीं होता। समाचार के महत्व को ध्यान में रखकर संपादकीय टिप्पणी के लिए उसका चयन किया जाता है। यह भी आवश्यक नहीं है कि संपादकीय सिर्फ प्रकाशित समाचारों पर ही हो। ऐसे विषय पर भी संपादकीय लिखा जा सकता है जो समाचार न बना हो, जैसे दूरदर्शन का कोई कार्यक्रम या पुस्तक पढ़ने की घटती अभिरुचि आदि। संपादकीय का उद्देश्य अपने पाठकों को उक्त विषय में जागरूक बनाना होता है। संपादकीय में समाचार पत्र का दृष्टिकोण अवश्य अभिव्यक्त होना चाहिए। विभिन्न संपादकीय टिप्पणियों में अंतर्विरोध नजर नहीं आना चाहिए। संपादकीय में अपनी बात ठोस, तार्किक, जनहितकारी और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। संपादकीय लंबा और जटिल नहीं होना चाहिए। लंबे संपादकीय पढ़ना प्राय लोग पसंद नहीं करते। संपादक की भाषा भी सरल और सभी की समझ में आ सकने वाली होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही उसमें विचारों को उत्तेजित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो ये इकाई यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसकी कुछ शब्दावली दी गई है, जैसे वाणिज्यिक, वाणिज्य से संबंधित होती है। सामयिक, समय, वर्तमान समय के अनुकूल। विज्ञापन, किसी वस्तु को बेचने के लिए दी जाने वाली सूचना जिसमें वस्तु की विशेषताओं का भी उल्लेख किया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय क्या है? दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच। खाड़ी देश क्या है? खाड़ी समुद्र का वह भाग है जो तीन ओर से जमीन से घिरा हो, लेकिन खाड़ी देश ईरान, इराक आदि क्षेत्रों के देशों को कहते हैं जो फारस की खाड़ी के नजदीक है। संवाददाता क्या होता है? जो सूचनाएं एकत्र करने वाला समाचार पत्र का प्रतिनिधि। और सार्वजनिक, सबसे संबंध रखने वाला। मूर्धन्य, मूर्धा यानी शरीर से उत्पन्न अर्थात श्रेष्ठ। अपराह्न, दोपहर के बाद का जो समय है उसको अपराह्न कहा जाता है। पार्थिव क्या है? मिट्टी से बना हुआ पार्थिव शरीर, जो भौतिक शरीर, क्योंकि शरीर भी मिट्टी का माना जाता है। राष्ट्रीय समाचार पत्र वे समाचार पत्र जो पूरे राष्ट्र में वितरित होते हैं, जिनमें राष्ट्रीय समाचारों को प्रमुखता प्राप्त हो तथा जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण और हितों को प्राथमिकता देते हैं। तो इकाई नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुई। थैंक यू।
थैंक यू मैम।